हेलो बच्चों। माई सेल्फ नवीन अग्रवाल एंड आई एम केमिस्ट्री ट्यूटर। तो आज एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। आपको हेडिंग देखकर पता ही लग गया होगा। ये एक कंपटीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चों को काफी ज्यादा इस चैप्टर में प्रॉब्लम भी आती है ना। तो इस चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए तो आप लोगों को ये सारे लेक्चर अच्छे से देखने हैं। अगर आप लोग ये लेक्चर अच्छे से देखेंगे तो आयनिक आप लोगों का बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ना इन द एंड ऑफ चैप्टर। लेकिन आयोनिक देखने से पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सभी बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम जरूर देखें, क्योंकि अगर केमिकल आप लोगों ने अच्छे से देखा है तो आयोनिक को समझने में आसानी हो जाती है ना। तो एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम आप लोगों को अच्छे से देखना है, और दूसरा एक लोगरिथम का वीडियो मैंने अपलोड किया था, क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम करने के लिए आपको लॉग और एंटी लॉग सोल्व करना आना चाहिए ना। क्योंकि मैं आपको बता दूं पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन जब आप लोग लास्ट में लॉग और एंटी लॉग सोल्व कर रहे होंगे तो वहां पर बच्चों को बड़ी परेशानी आती है ना। तो चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेटिव है थोड़ा। तो आप लोग इजीली अगर करेंगे, आप लोग पेशेंसली करेंगे तो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा ना। मेडिकल में तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है क्योंकि इतने अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। आईआईटी वाले बच्चे भी इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं ना, अगर आप लोग तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को देखने से पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम देखें अच्छे से। और लोगरिथम का वीडियो तो आप लोगों को कंपलसरी देखना ही देखना है, उसके बिहाफ पर ही आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो वो मैंने आप लोगों को लोगरिथम और केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, वो आप लोग देखें जरूर और फिर हम लोग ये समझेंगे, है ना। तो अब आयोनिक इक्विलिब्रियम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहला टर्म जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे आप लोगों के पास NaCl है, नमक होता है, उसको आप लोग पानी में डालिए। पानी में जब आप लोग डालेंगे तो NaCl ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cl- में। अब आयन में ब्रेक हो गया तो वो मूव करेगा कि नहीं करेगा, और मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? कंडक्ट करेगा, है ना। तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सब्सटेंस which conduct electricity, substance which conduct electricity in their aqueous solution और molten state। एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, तो वो सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। वो क्या कहलाते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। अब इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। नाम से आप लोगों को पता लग रहा होगा इनमें क्या डिफरेंस होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मान लीजिए आप लोगों के पास 1 लीटर वाटर है, ठीक है। इसमें मैंने 1 लीटर वाटर में मैंने 100 मॉलिक्यूल किसके डाले? NaCl के। तो जब 100 मॉलिक्यूल NaCl के डाले तो अगर ये पूरा का पूरा आयनाइज हो गया Na+Cl- में, 100 मॉलिक्यूल डाले थे, सारे के सारे टूट गए ऑलमोस्ट। तो अगर कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो जाता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर यहीं पर ही अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर आप लोगों के पास 1 लीटर वाटर है, ठीक है, इसमें मैंने 100 मॉलिक्यूल मान लीजिए किसके डाले? CH3COOH के, एसिटिक एसिड, है ना। तो अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के डालूंगा तो ये बहुत कम आयनाइज होगा, है ना। ये मान लीजिए पानी में जाने के बाद एक टूटा, दो टूटा, तीन टूटे, पांच टूटे, मान लीजिए पांच टूट गए, है ना। तो 95 वैसे के वैसे पड़े हुए हैं ना। तो जो आयोनाइजेशन हुआ है वो ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? कम हुआ है। तो इसे हम लोग बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट इसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। और अगर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहे हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोल देंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोग यहां पर क्या लिख देते हैं? स्ट्रॉन्ग में क्या लिख देते हैं बताओ? ऑलमोस्ट
कंप्लीटली आयोनाइज, कंप्लीटली आयोनाइज, और यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? पार्शियली आयोनाइज, पार्शियली। तो अगर कंप्लीटली आयनाइज आ रहे हैं देन स्ट्रॉन्ग, और अगर कंप्लीटली नहीं हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अब एक टर्म जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने कहा था केमिकल पढ़ना जरूरी है थोड़ा बहुत। तो एक होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जिसे डिनोट करते हैं अल्फा से। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा, अल्फा कितना होता है इसका? 1। कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर परसेंटेज अल्फा की बात करूं, परसेंटेज अल्फा की बात करूं, तो परसेंटेज अल्फा होता है ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट 100%। अगर 100% आयोनाइज हो गए, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 का डिवाइड होता है, तो अल्फा 1 हो गया। तो अगर अल्फा पूछा गया डिग्री ऑफ आयनाइजेशन तो 1, और परसेंटेज अल्फा पूछा गया तो ऑलमोस्ट कितना है? 100%। जबकि अगर यहां पर देखें तो ये क्या 100% आयनाइज होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जो परसेंटेज अल्फा होगा वो लेस देन क्या होगा? 100%। कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे। तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो एक से क्या आएगी? यहाँ पर कम आएगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाते हैं? जो कंप्लीटली, मैंने कहा ना, आयनाइज हो जाते हैं। और कंप्लीटली आयनाइज कौन होंगे? कंप्लीटली आयनाइज कौन होंगे? कंप्लीटली आयनाइज होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सोल्ट। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके पास? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सोल्ट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते वो क्या होते हैं? वीक एसिड एंड वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे आप लोगों को एग्जांपल पता ही होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हो गए बताओ? जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, HClO4 हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया? जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, है ना। सोल्ट क्या हो गया? जैसे NaCl हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और जनरली सोल्ट, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वीक एसिड और वीक बेस क्या हो गए? जैसे वीक एसिड हो गया क्या? HCN हो गया, और क्या हो गया? H2CO3 हो गया, ये सारे वीक एसिड है। CH3COOH हो गया, ये क्या है? वीक एसिड। इसी तरह वीक बेस क्या हो जाएगा? वीक बेस हो गया जैसे NH4OH, AgOH, ये सारे क्या है? वीक बेस। अपने चैप्टर में जनरली जो काम आने वाले हैं, अपने चैप्टर में जो जनरली काम आने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो जनरली एसिड में तो कौन काम आता है? HCl हो गया, और बेस में जनरली कौन काम आता है? NaOH हो गया, है ना। सोल्ट में आप लोगों को पता ही हो गया NaCl, जो अपने चैप्टर में काम आने वाले हैं, है ना। इसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन काम आने वाला है? HCl काम आने वाला है, एसिटिक एसिड काम आने वाला है। बेस में कौन काम आने वाले हैं? तो जिनको मैंने हाईलाइट किया है वो अपने इस चैप्टर में काफी ज्यादा काम आने वाले हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर? तो इसमें किसी बच्चों को मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे। क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। वीक हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग, और कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? वीक। इसी तरह से क्या होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? जो अपने एक्वा सॉल्यूशन है मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करें। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वा सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, इन देयर एक्वा सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। तो उन्हें हम लोग क्या कह देंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आप लोगों ने शुगर को वाटर में डाला, शुगर को वाटर में डालेंगे तो क्या आयनाइज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है? इसी तरह यूरिया को वाटर में डाला तो वो भी आयनाइज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल क्या हो गया? शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, और क्या हो गया? यूरिया इन वाटर। तो अगर आप शुगर और यूरिया को आप अगर पानी में डालेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों को क्लियर है, नोट कर लीजिए। चल, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एसिड बेस थ्योरी। आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको एसिड और बेस के बारे में पता लगना चाहिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, ताकि क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एसिड बेस थ्योरी पर, है ना।
एसिड बेस थ्योरी। तो एसिड बेस थ्योरी हम लोग तीन तरह से पढ़ेंगे। आप लोग एक 9th और 10th क्लास में आप लोग पढ़कर आए हैं, आरेनियस कॉन्सेप्ट है ना। आरेनियस कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़कर आए हैं कि जो H प्लस देते हैं वो एसिड होते हैं और जो OH माइनस देते हैं वो बेस होते हैं, तो वो आप लोग 9th 10th में पढ़कर आए हैं। इसके अलावा भी एसिड बेस थ्योरी है। तो सबसे पहली जो एसिड बेस थ्योरी होती है वो होती है आरेनियस थ्योरी। सेकंड नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लुईस थ्योरी, है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए एसिड बेस थ्योरी में, है ना। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग आरेनियस थ्योरी। आरेनियस थ्योरी। तो आरेनियस ने क्या बताया एसिड और बेस के बारे में? सबसे पहले हम लोग कौन सी थ्योरी पढ़ने वाले हैं? आरेनियस। तो आरेनियस की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या कहा कि वो सब्सटेंस जो H प्लस आयन देंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में उन्हें एसिड बोलेंगे, और जो OH माइनस आयन देंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में उन्हें क्या बोल देंगे? बेस। तो यहाँ पर हम लोग आरेनियस थ्योरी पढ़ते हैं एसिड और बेस। तो एसिड और बेस क्या होता है? हम लोगों ने लिखा एसिड और फिर क्या लिखा हम लोगों ने? बेस। तो एसिड और बेस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा बताओ? गिव्स, वो कंपाउंड जो H प्लस आयन देंगे गिव्स H प्लस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एसिड। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल क्या होगा? HCl। H प्लस देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। HNO3, HCl, H2SO4, ये सारे क्या देते हैं? H प्लस देते हैं। और बेस क्या हो जाएगा? गिव्स OH माइनस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो वो सब्सटेंस जो OH माइनस आयन देते हैं उन्हें क्या बोल देंगे हम लोग? बेस, है ना। इसका एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? अभी अभी बताया, जैसे NH4OH, ये वीक बेस है ना। AgOH वीक बेस है। NaOH स्ट्रॉन्ग है। KOH स्ट्रॉन्ग है ना। तो एसिड और बेस आपको पता लग गया। जो H प्लस देंगे वो एसिड, और जो OH माइनस देंगे उन्हें क्या बोल देंगे? बेस दे देंगे, वो बेस बोलेंगे, है ना। इनकी अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं, किसकी बात करूं? लिमिटेशन की। तो अगर मैं इनकी लिमिटेशन की बात करूं तो कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो ना तो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस दे रहे थे और ना ही OH माइनस दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो एसिड बेस थे, है ना। तो और दूसरा, ये थ्योरी केवल एक्वस सॉल्यूशन में एप्लीकेबल होगी। एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग बता पाएंगे कि ये एसिड है या फिर बेस। अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो पहला तो क्या था इस पॉइंट? दिस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। किसमें एप्लीकेबल थी? एक्वस सॉल्यूशन में। और दूसरा क्या है? देयर आर some substance, there are some substance which does not give, which does not give H plus and OH minus ion in their aqueous solution, in their aqueous solution, but still they placed under acid base, placed under एसिड एंड बेस। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो ना H प्लस दे रहे थे ना OH माइनस दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो क्या थे? एसिड और बेस। जैसे जैसे हम लोग बात करते हैं किसकी? CO2 की। अब CO2 आप लोग देखिए, जो CO2 होता है ना H प्लस देगा ना OH माइनस देगा, लेकिन CO2 ना H प्लस दे रहा फिर भी एसिड है। SO2 ये भी एसिड है। SO3 ये भी एसिड है। BF3 ये भी एसिड है। NH3 क्या है? बेस है। तो बताओ ये सारे क्या H प्लस दे रहे हैं? क्या नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पर? एसिड। ये क्या OH माइनस दे रहा है? क्या नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या है? क्लियर है। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो ना H प्लस दे रहे थे ना OH माइनस दे रहे थे, लेकिन फिर भी एसिड बेस के अंदर रखे गए। तो अच्छे से याद कर लो, CO2 SO2 SO3, CO2 SO2 SO3, CO2 SO2 SO3, ये क्या है? एसिड। अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन अगर आप लोग देखेंगे तो CO2 बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, है ना। तो इसी तरीके से ये एसिड बना रहे हैं, इसलिए इनको एसिड बोल दिया ना। और ये ना H प्लस दे रहे हैं ना ही OH माइनस दे रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आर्रेनियस थ्योरी। तो जो H प्लस देंगे एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिड, और जो OH माइनस देंगे वो क्या हो जाएंगे? बेस, है ना।
ये थ्योरी एक्वा सॉल्यूशन में एप्लीकेबल होगी, लेकिन फेल क्यों होगी? कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो ना H प्लस दे रहे थे ना OH माइनस दे रहे थे, लेकिन फिर भी क्या है ये? एसिड बेस है ना, CO2 SO2 SO3 BF3 सब एसिड है, NH3 क्या है? बेस। तो पहला थ्योरी था आरएनएस थ्योरी, है ना। दूसरे पर चलते हैं हम लोग। तो दूसरा जो थ्योरी होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं ना, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। तो सेकंड अपना हो गया ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि इस पर से मैंने आपको बताया अभी अभी क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। तो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, तो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये क्या कहता है? वो सब्सटेंस जो H प्लस आयन देंगे उन्हें एसिड बोलेंगे, जो आर्यन ने बोला। और इन्होंने कहा जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? बेस। जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एसिड। और जो एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बेस। तो अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी? एसिड की। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? एसिड की। तो अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड क्या होंगे? जो H प्लस डोनर होंगे, है ना, प्रोटॉन डोनर होंगे। H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो जो H प्लस डोनर है उन्हें क्या बोल दिया हम लोगों ने? एसिड। और जो बेस होंगे वो क्या होंगे बताओ? जो H प्लस क्या करेंगे? जो प्रोटॉन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे ना। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे उन्हें हम लोग क्या बोल देंगे? बेस बोल देंगे। तो आर्यन से बोला था H प्लस देते हैं एसिड, OH माइनस देते हैं बेस। ब्रोस्टेड लोरी ने क्या बोला? जो H प्लस लेते हैं, सॉरी, जो H प्लस देते हैं वो एसिड, और जो H प्लस लेते हैं उन्हें क्या बोल देंगे? बेस बोल देंगे ना। क्लियर है? बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, वो आप लोग सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे कि यहां पर एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो क्या है? वो है कि जो आप लोगों का वोटर होता है, वोटर होता है, वैसे आपको पता है H2 न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। अगर आपसे एग्जाम में पूछे H2 कैसा होता है, आप बोलोगे न्यूट्रल। लेकिन बोले कि H2O ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग कैसा होता है, तो आप बोलेंगे एम्फोटेरिक। दो क्वेश्चन सुनना जो मैंने बोला। आपसे बोला कि H2O कैसा नेचर का होता है, आप बोलेंगे सर कैसा? न्यूट्रल। लेकिन अगर आप लोगों से बोला जाए कि ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग वाटर कैसा होता है, तो आप बोलेंगे एम्फोटेरिक। सर एम्फोटेरिक क्या होते हैं? एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं ना। कैसे? वो मैं आपको बताता हूं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, नेचर ऑफ वाटर इज एम्फोटेरिक, इज एम्फोटेरिक। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पानी है वो कैसा होता है? एम्फोटेरिक, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। वैसे पानी कैसा होता है? न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल ऑक्साइड है। क्लियर? अब देखो कैसे यहां पर, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी यहां पर, क्या लिखी रिएक्शन? मैंने रिएक्शन लिखा HCl की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं। मैंने लिखा HCl प्लस H2। क्लियर है? HCl को किसमें डाला? पानी में। अब आपको पता है जब HCl को पानी में डालूंगा तो जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो H प्लस देगा। तो H प्लस देगा तो ये H प्लस कौन ले लेगा? वाटर। तो वाटर जब H प्लस लेगा तो क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव। और उसने HCl ने H प्लस निकाला तो कौन सा चार्ज आ गया? Cl नेगेटिव। क्लियर है? तो HCl को वाटर में डाला तो क्या बना? H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब सुनना ध्यान से। देखो अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो HCl क्या कर रहा है? अगर मैं यहां से यहां जाता हूं, क्लियर है, तो HCl किस में गया? Cl नेगेटिव में गया ना। तो HCl ने H प्लस निकाला है, और जो H प्लस निकालते हैं उन्हें मैंने अभी भी क्या बोला? जो H प्लस निकालते हैं उन्हें क्या बोला? एसिड। तो HCl क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर मैं यहां से यहां जाऊं, इधर, तो यहां पर H2O क्या कर रहा है? H2 H3O पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब H2 ने H प्लस लिया है। H प्लस एक्सेप्ट किया है, मतलब ये क्या हो गया? बेस। H प्लस एक्सेप्ट किया, इसका मतलब ये क्या हो गया? बेस। क्लियर है? अब आप लोग थोड़ा उल्टा जाओ, उल्टा जाते हैं हम लोग। उल्टा कैसे? देखो यहाँ पर, ये जो H3O पॉजिटिव है वो किस में जा रहा है? H2O में। H3O पॉजिटिव H2O में जाएगा, मतलब H प्लस निकाला है ना उसने। और H प्लस डोनेट करते हैं वो क्या हो जाते हैं? एसिड। जो H प्लस डोनेट करते हैं वो क्या हो जाते हैं? एसिड। तो यहां पर ये जो आप लोगों का लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एसिड। अब एसिड भी क्या, इसे बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट एसिड। सर मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसे बोल दिया कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है? और नेक्स्ट अगर आप लोगों की बात करूं, Cl नेगेटिव, उल्टा जाओ। Cl नेगेटिव किस में जा रहा है? देखो Cl नेगेटिव अगर आप लोग देख रहे हो HCl में जा रहा है। तो Cl नेगेटिव ने H प्लस लिया है, H प्लस लिया है मतलब क्या हो गया? जो H प्लस लेते हैं वो बेस। तो इसे क्या बोल दिया हम लोगों ने? कॉन्जुगेट बेस। तो ये मैंने बोल दिया कॉन्जुगेट बेस। देखो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ इसको।
ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, उल्टा अगर हम लोग कहें तो, है ना। तो सी ए मतलब क्या होता है, सी ए मतलब होता है कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। और सीबी मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। सर ये क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। कॉन्जुगेट बेस। तो अगर आप लोग किसको देख रहे हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं किसको, HCl को, और अगर आप लोग देख रहे हैं Cl माइनस को, तो HCl क्या है, एसिड, और Cl माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो HCl तो था एसिड, और Cl नेगेटिव है, कॉन्जुगेट बेस। इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। आप देखो HCl और Cl नेगेटिव में किसका डिफरेंस है, H प्लस का। किसका डिफरेंस है, H प्लस का। तो यहां पर डिफरेंस है H प्लस का। ऊपर देखो H2O, और अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं H2O की बात करता हूं और H3O पॉजिटिव की बात करता हूं, तो H2O और H3O पॉजिटिव में आप लोग देखो क्या आ रहा है। इसमें भी देखो ये बेस है H2O, और H3O पॉजिटिव है, कॉन्जुगेट एसिड। किसका डिफरेंस है, H प्लस का। तो अगर H प्लस का डिफरेंस हो तो इन्हें भी क्या बोल देंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, जिनमें किसका डिफरेंस होता है, एक H प्लस का। किसका डिफरेंस होता है, एक H प्लस का। तो ऐसे कोई भी पेयर जिसमें एक H प्लस का डिफरेंस हो केवल, उन्हें बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अच्छा, कॉन्जुगेट किसी के साथ भी लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर HCl को लिखा एसिड, और Cl नेगेटिव को लिखा कॉन्जुगेट बेस। आप इसको बेस लिख सकते थे, और HCl को कॉन्जुगेट एसिड लिख सकते थे। तो जिनमें भी एक H प्लस का डिफरेंस होता है उन्हें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। तो एक का एसिड होगा तो दूसरा कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, अगर बेस है तो दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ऐसे ही सोचो, मैंने देखो एक और मैंने यहां पर ही लिखा, क्या किया मैंने, NH3 की रिएक्शन करवाई। तो मैं NH3 को किस में डाल रहा हूँ, वाटर में। तो NH3 आपको पता है क्या होता है, बेस होता है। और बेस होता है तो बेस क्या करता है, H प्लस लेता है। ये H प्लस लेगा और क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव। और पानी ने H प्लस दिया तो क्या बच जाएगा, OH नेगेटिव। क्लियर है। अब यहां पर अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर यहां पर अगर आप लोग जाते हैं, तो अगर आप लोग यहां पर जाते हैं तो NH3 देखो किस में जा रहा है, NH3 आ जाए NH4 पॉजिटिव में। तो NH3 ने H प्लस लिया है ना, NH3 ने H प्लस लिया है। H प्लस लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बेस। तो ये हो गया बेस। क्लियर। उल्टा देखो, अगर मैं NH4 पॉजिटिव को देखूं तो NH4 पॉजिटिव किस में जा रहा है, NH3 में। तो इसने H प्लस दिया है, NH4 पॉजिटिव ने H प्लस दिया है तो मतलब क्या हो गया, एसिड। तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है। पानी देखो, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर किस में जा रहा है, OH माइनस में। मतलब इसने H प्लस क्या किया है, डोनेट किया है। H प्लस डोनेट किया है, मतलब क्या हो जाएगा, एसिड। और अगर मैं उल्टा देखूं, उल्टा क्या देख रहे हैं यहाँ पर देखो, जो OH नेगेटिव है वो किस में जा रहा है, H2O में। मतलब इसने H प्लस लिया है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो NH3 और NH4 पॉजिटिव को आप लोग देखिए। तो अगर मैं NH3 और NH4 पॉजिटिव को देखता हूं तो NH3 बेस है और NH4 पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड है। तो इन्हें हम लोग क्या बोल देंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एक H प्लस का डिफरेंस है ना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। H2O को देखें और H3O पॉजिटिव को देख, OH नेगेटिव को देखें, किसका डिफरेंस है इसमें, इसमें डिफरेंस है एक H प्लस का। इन्हें भी क्या बोल देंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो आप लोगों को पता लग गया कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, जिसमें एक H प्लस का डिफरेंस होता है ना। अगर एसिड है, अगर वो H प्लस निकाल दे, डोनेट कर दे, तो जो बचेगा उसे बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है। बेस है, अगर वो H प्लस ले ले तो जो बनेगा उसे क्या बोल देंगे, कॉन्जुगेट एसिड। अब यहां पर सुनना ध्यान से सारे बच्चे, जो मैं बताना चाह रहा हूं देखो। जब मैंने पानी में HCl डाला, ऊपर वाली रिएक्शन में देखें, पानी में क्या डाला, HCl, तो पानी किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर, पानी बिहेव कर रहा है बेस की तरह। जब पानी में एसिड डाला तो पानी क्या बन गया, बेस। नीचे देखो, NH3 क्या होता है, बेस। जब पानी में बेस डाला तो पानी क्या बन गया, एसिड। देख रहे हो क्या जबरदस्त चीज है। जब वाटर में आप एसिड डाल रहे हैं तो वाटर किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, बेस की तरह। और जब वाटर में बेस डाल रहे हैं तो वाटर किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एसिड की तरह। तो वाटर दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, एसिड और बेस। इसलिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नेचर है वाटर का वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक। कैसा होता है, एम्फोटेरिक। तो क्वेश्चन पूछा जाए वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड, पर अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कैसा होता है, एम्फोटेरिक। क्लियर। तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, वाटर आप लोग पढ़कर आएंगे, वाटर ऑटो प्रोटोलिसिस भी होता है। वाटर क्या भी होता है, ऑटो
प्रोटोलिसिस भी होता है ना, ऑटो प्रोटोलिसिस भी होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बात की H2 प्लस H2, तो वाटर क्या होता है, ऑटो प्रोटोलिसिस भी होता है। क्या होता है कि मान लीजिए अब इस H2 ने H प्लस दिया और इसने H प्लस लिया, यहां से H प्लस यहां पर गया, क्लियर है। तो इसके पास जब H प्लस गया तो ये वाला वाटर तो हो जाएगा H3O पॉजिटिव, और दूसरा वाला वाटर क्या हो जाएगा जब H प्लस दिया तो OH नेगेटिव। तो वाटर, एक वाटर H प्लस ले रहा है और दूसरा वाटर H प्लस दे रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस। क्या बोलते हैं, ऑटो प्रोटोलिसिस। तो यहां पर जो वाटर हुआ है, वाटर का क्या हो गया यहाँ पर, ऑटो प्रोटोलिसिस। तो यहां पर वाटर का क्या हो गया, ऑटो प्रोटोलिसिस। सीधा ही कर देते हैं आपको। तो यहां पर वाटर का हो गया बच्चों ऑटो प्रोटोलिसिस। तो यहां पर लिख दो H2, यहां पर वाटर क्या हुआ है, ऑटो प्रोटोलाइसिस। एक ही कंपाउंड अपना H प्लस दे भी रहा है और ले भी रहा है ना। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर बता सकते हैं आप लोग, ये वाला वाटर अगर किसकी तरह काम कर रहा है, देखो मैंने मान लीजिए ये वाला किस में गया, इसमें, और ये वाला किस में गया, मान लीजिए इसमें, क्लियर। तो इसने H प्लस दिया है, तो ये वाला तो किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इसको रिएक्शन बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस, क्लियर। अब देखो, अगर मैं NH3 और HCl की रिएक्शन करा दूं, अब एक रिएक्शन आप बताएं, अगर मैं किसकी रिएक्शन करा दूं, NH3 और HCl की, तो NH3 क्या होता है, बेस होता है, आपको पता है क्या होता है, बेस। और ये क्या होता है, एसिड। तो एसिड क्या करेगा, H प्लस देगा, बेस क्या करेगा, H प्लस लेगा, तो क्या बनाएगा यहाँ पर, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर देखो NH3 किस में गया, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, तो NH3 यहाँ पर जा रहा है NH4 पॉजिटिव में, तो H प्लस लिया है ना। तो बेस NH3 था बेस, तो जो NH4 पॉजिटिव बनेगा, बेस क्या होता है, H प्लस लेते हैं ना, तो NH3 क्या करेगा, H प्लस लेगा। तो बेस ने H प्लस लिया, H प्लस लेने के बाद जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरह HCl क्या था, एसिड। एसिड क्या होता है, जो H प्लस देते हैं, और H प्लस देने के बाद जो बनेगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। तो यहां पर आप लोगों ने क्या देखा, जो NH3 था वो बेस था, बेस क्या करता है, H प्लस लेता है, H प्लस लेने के बाद जो बना उसे बोल दिया मैंने कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरह से HCl क्या था, एसिड। एसिड क्या होता है, जो H प्लस देता है, और H प्लस देने के बाद जो बना उसे क्या बोल दिया, कॉन्जुगेट बेस। तो ये NH3 और NH4 पॉजिटिव क्या हो गए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, और इसी तरह HCl और Cl माइनस भी क्या हो गए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक जो मैंने पढ़ाया बार बार, कि जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं उनमें एक H प्लस का डिफरेंस होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं, उनमें कितने का डिफरेंस होता है, एक H प्लस का ना, डिफरेंस ऑफ ओनली, difference of only one H plus ion, difference of only one H plus ion। तो जिनमें एक H प्लस आयन का डिफरेंस होता है उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। दूसरी चीज देखो, यहाँ पर एक पॉइंट तो आप लोगों के पास ये आ गया है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक पॉइंट तो आप लोगों के पास ये आ गया। दूसरा पॉइंट सही बच्चे सुनना, कि बनेगा कैसे कैसे, कॉन्जुगेट एसिड कब बनेगा और कॉन्जुगेट बेस कब बनेगा, क्लियर है। तो अगर आप लोगों से एग्जामिनर क्या कहे, कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, किसी कंपाउंड को देकर आपसे बोले कि कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या करोगे, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, किसी का कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो एसिड में ए आ रहा है, तो एसिड में ए आ रहा है, तो ए का मतलब एक्सेप्ट करना, ए का मतलब एक्सेप्ट करना। तो आप लोग क्या कर लो, H प्लस एक्सेप्ट कर लो। जब भी कहे कि इस कंपाउंड का कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, तो आप क्या करेंगे, H प्लस एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा, अगर बोले एग्जामिनर की कॉन्जुगेट बेस बनाओ, तो बेस बनाओ तो उल्टा कर दोगे, तो H प्लस क्या कर दोगे, डोनेट। तो जब भी किसी कंपाउंड का कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो एसिड मतलब ए, एक्सेप्ट मतलब ए। तो एसिड बनाना है कॉन्जुगेट, तो H प्लस एक्सेप्ट कर लो, और बेस बनाना है तो क्या कर दो, H प्लस डोनेट कर दो। तो इस तरीके से कॉन्जुगेट एसिड बेस आप लोग बना सकते हैं ना, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर क्वेश्चन आएंगे, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, सुनना ध्यान से। अगर आपके पास कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बनेगा, उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कैसा होगा, वीक। और अगर आपके पास वीक एसिड है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बनने वाला है,
का जो क्या बनने वाला है, कॉन्जुगेट बेस बनने वाला है, वो कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग। मतलब समझ में आया? अगर आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट वीक बनेगा, अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। मतलब कॉन्जुगेट जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो मैंने बोला वीक बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। क्लियर है? तो 3 पॉइंट समझ में आ गए। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक H+ का डिफरेंस होता है। कॉन्जुगेट एसिड जब भी बनाना होता है तो एसिड ए मतलब एक्सेप्ट कर लो, H+ एक्सेप्ट कर लो, और बेस बनाना होगा कॉन्जुगेट तो H+ डोनेट कर दो। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट कैसा बनेगा, वीक। और अगर वीक है तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग। तो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं मैं आप लोगों से यहाँ पर बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से क्या पूछ रहा हूँ, सुनना ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, तो पहले एक बार ये नोट कर लें ताकि आप लोगों को पता रहे कि हम लोगों ने पढ़ा पढ़ा क्या है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने आरएनएस एसिड बेस थ्योरी तो नोट कर लिया था। ब्रोंस्टेड लोरी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, एसिड जो H+ डोनेट करते हैं, बेस जो H+ एक्सेप्ट करते हैं ना। पानी एम्फोटेरिक नेचर का होता है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी। सिंपल पूछा जाए तो पानी का नेचर कैसा होता है, पानी एक न्यूट्रल ऑक्साइड है ना। जो वाटर होता है वो कैसा होता है, ऑटोप्रोटोलिसिस। ऑटोप्रोटोलिसिस मतलब खुद के H+ के साथ खेल रहे हैं, एक दे रहा है और एक ले रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जो अपने ही H+ के साथ खेल रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोप्रोटोलिसिस, है ना। तो यहां पर देखो एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूं पहले। क्लियर? एक और चीज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है, काफी जगह पढ़ा चुका हूं। एक और चीज सुनना ध्यान से कि एसिड क्या होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं, वो आप लोग पढ़कर आए। तो अगर आप लोगों के पास क्या है बेटा, H3PO2, है ना। एक आपके पास क्या है बेटा, H3PO3, और एक आपके पास क्या है, H3PO4। क्लियर है? पहले मैं आप लोगों के सारे पॉइंट एक साथ नोट करवा दूं ताकि दिक्कत ना हो, है ना। ये 3 पॉइंट तो नोट हो गए, 4th पॉइंट देखो। अगर आपके पास H3PO2 है, H3PO3 और H3PO4 है। H3PO4 को सभी बच्चों को पता होगा क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 होता है फॉस्फोरस एसिड। एक ऑक्सीजन निकल गया ना, यहाँ पर देखो PO4 में 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन निकल गया। जब एक ऑक्सीजन निकल जाता है तो फुस हो जाता है ना, फुस। जब भी किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकलता है तो फुस हो जाता है। फुस होने का क्या मतलब है, देखो आपके पास H2SO4 हुआ करता था, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जब एक ऑक्सीजन निकल जाएगा ना तो फुस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस। ऐसे ही देखो HNO3 होता है आपके पास नाइट्रिक एसिड। एक ऑक्सीजन निकाल दो फुस हो जाएगा, तो HNO2 हो जाता है नाइट्रस एसिड। ऐसे ही आपके पास H3PO4, अभी अभी बताया मैंने, फॉस्फोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन निकाल दोगे तो फुस हो जाएगा, H3PO3 बन जाएगा फॉस्फोरस एसिड, है ना। तो ये हो जाएगा फोस्फोरस एसिड। क्लियर है? और इसे बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो एक हो गया फॉस्फोरिक एसिड, एक हो गया फॉस्फोरस एसिड, और एक हो गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अगर आप लोग इन तीनों को देख रहे हो तो आपको इसको देखने पर लग रहा है कि इसके पास कितने H+ है, 3। तो ये कितने देगा, 3 देता भी है ना। तो इसको देखने पर ऐसा लग रहा है ये 3H+ देगा, और एक्चुअली में ये 3H+ देता भी है। ये 3H+ देता भी है ना, डोनेट करता है। 3H+ डोनेट करता है। लेकिन अगर आप लोग H3PO3 को देख रहे हैं तो इसको देखने पर ऐसा लग रहा है कि सर ये कितने देगा, ऐसा लग रहा है सर ये भी 3H+ देगा। लेकिन एक्चुअली में ये कितने H+ देता है, ये देता है 2H+। धोखा है ना, यस और नो। तो देखने पर ऐसा लग रहा है H3PO3 3H+ देगा, लेकिन एक्चुअली एक्चुअली में कितना देता है, 2। ऐसे H3PO2 को देखने पर लग रहा है सर कितने H+ देगा, सर H+ देगा 3। लेकिन एक्चुअली में ये कितना देता है, 1H+ देता है। तो ये कितना H+ डोनेट करता है, 1H+ डोनेट करता है। तो सही बच्चों को ये अच्छे से याद रखना है कि अगर PO2 2 वाला है, PO2 2 वाला है तो 2 वाला है तो 1, PO3 3 वाला है तो 2, और PO4 4 वाला है तो 3। क्लियर है? तो H3PO2 कितना H+ डोनेट करता है, 1। H3PO3 कितना डोनेट करता है, 2। और H3PO4 कितना करता है, 3। 4 वाला 3, 3 वाला 2, 2 वाला 1। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने कहा था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, जिसमें केवल एक H+ का डिफरेंस होता है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो यहाँ पर हम लोग देखें, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर। तो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा, मैंने कहा कि अगर आपके पास H2SO4 है, ठीक है, अगर आपके पास HSO4 माइनस है, और अगर आपके पास SO4 - 2 है, तो बताओ ये पहले वाले जो 2 हैं, ये पहले वाले स्टार्टिंग वाले
क्या ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है? बिल्कुल है सर, एक H प्लस का डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं, एसिड बेस पेयर। H2SO4 से एक H प्लस निकाल दूंगा तो HSO4 माइनस बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्या सर ये दोनों है? बिल्कुल है, HSO4 माइनस और SO4 माइनस 2, एक और H प्लस निकाल दो, SO4 माइनस 2 बन जाएगा, ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। लेकिन अगर मैंने पूछा कि क्या H2SO4 और SO4 माइनस 2 एसिड बेस पेयर है, तो आप कहोगे सर ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि दो H प्लस का डिफरेंस आ गया। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वो होते हैं जिनमें केवल और केवल कितने H प्लस का डिफरेंस होता है? एक H प्लस का डिफरेंस होता है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में कैसा आएगा? तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे मैंने आप लोगों का एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की, किसकी बात की? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मैंने पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ किसमें? एसिडिक स्ट्रेंथ एक मैंने आपको दे दिया NH3, एक मैंने दे दिया आपको H2O, और एक मैंने दे दिया HF। अब सभी बच्चों को पता है कि जो NH3 होता है वो बेस होता है, H2O होता है न्यूट्रल, और HF होता है एसिडिक कैरेक्टर का। तो ऑब्वियस ही बात है, इनमें से एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? इसका। NH3 से ज्यादा H2 का, H2 से ज्यादा HF का, क्योंकि NH3 तो बेस है, H2 न्यूट्रल है और HF एसिडिक है, तो वहीं पर ही तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है। तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो गया? ये आ गया। तो अगर मैं इनके क्या बनाता हूं, अगर मैं इनके कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं, क्या बनाता हूं? कॉन्जुगेट बेस। अब एसिड है ना, तो जब ये H प्लस निकाल देंगे तो जो बचेगा वो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। मैंने आपको बताया भी था, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो एसिड मतलब H प्लस एक्सेप्ट कर लो, और कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H प्लस दे दो। तो इनमें से अगर मैं H प्लस निकाल दूं, तो H प्लस अगर मैं निकाल दूं तो इनका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? देखो, तो इनका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ। तो अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊं, तो ये बेस क्या होते हैं? जो H प्लस निकालते हैं, H प्लस निकाल देगा तो यहाँ क्या बनेगा? NH2 नेगेटिव। यहाँ क्या बचेगा? OH नेगेटिव। और यहाँ क्या बचेगा? F नेगेटिव। तो इनका कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा। देखो HF एक अच्छा एसिड है ना, इनके कंपेरेटिवली अच्छा एसिड है, तो F नेगेटिव जो बना उसका बेसिक कैरेक्टर क्या हुआ? कम हो गया। तो मैंने कहा था अगर एसिड अच्छा है तो उसका कॉन्जुगेट कैसा बनेगा? वीक बनेगा। तो जस्ट उल्टा कर दोगे। क्लियर है? जैसे एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर कराता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4। तो इनमें मैंने आपको बताया था जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो किसका ज्यादा होता है? जो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, HClO से ज्यादा HClO2, फिर HClO3, और सबसे ज्यादा क्या होगा? HClO4। और ये कैसे निकाल कर बताया था? ये मैंने बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट से, अगर आपको याद हो। अगर मैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू तो यहाँ पर कितनी आएगी? +1। यहाँ पर निकालू तो कितनी आएगी? +3। यहाँ पर निकालू तो कितनी आएगी? +5। और यहाँ पर निकालू तो कितनी आएगी? +7। तो अगर एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड है या फिर ऑक्सो एसिड है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ये सारे क्लोरीन के ही है ना। तो अगर एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड या ऑक्सो एसिड है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो उस एलिमेंट की। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा। ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब इसका अगर मैं बेसिक कैरेक्टर निकालूं तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं इनका। तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पर? तो कॉन्जुगेट मैं क्या निकाल दूं? H प्लस निकाल दूं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? OCl नेगेटिव। यहाँ पर क्या बचेगा? ClO2 नेगेटिव। यहाँ पर क्या बचेगा? ClO3 नेगेटिव। और यहाँ पर क्या बचेगा? ClO4 नेगेटिव। तो बेसिक कैरेक्टर जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा। तो बेसिक कैरेक्टर जस्ट क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। तो आप लोग एसिडिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं, तो कॉन्जुगेट बेस उसका जस्ट क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब आपसे क्या करेगा एग्जामिनर? आप लोगों से क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि बताओ NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव, इनमें बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखो। इनमें बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखो। तो जब भी आपके पास कोई एनायन हो और एग्जामिनर ने बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा हो, तो सबसे पहले उनको H प्लस दे दो। जब भी आपके पास एग्जाम में, सुनना जो मैं बोल रहा हूं, जब भी आपके पास एनायन हो और उसका बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा हो एग्जामिनर ने, तो सबसे पहले उनको H प्लस दे दो। H प्लस दे दूंगा तो क्या बनेगा? NH3, H2 और HF। अब इनके H प्लस देने के बाद एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिख सकते हो, वो तो पता ही लग जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखना आसान है ना। तो इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? बेसिक कैरेक्टर। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब भी एग्जामिनर ने एनायन दिए हुए हो और उनका बेसिक कैरेक्टर पूछा हो, तो सबसे पहले H प्लस देकर उनके एसिड बना दो, एसिडिक कैरेक्टर लिख लो। उसका जस्ट उल्टा करोगे तो वो क्या बन जाएगा? बेसिक कैरेक्टर। उसका जस्ट उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा? बेसिक कैरेक्टर। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।
क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं बच्चों, फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस अगर आपको लिखना है तो वो किस तरीके से लिखोगे, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों से पूछा कि आपको लिखना है कॉन्जुगेट बेस, लिखना है HCO3 माइनस का, जैसे मैंने यहाँ पर HCO3 माइनस दिया है ना, यहाँ पर क्या दिया आप लोगों को, HCO3 माइनस, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि बच्चों लिखो इसका क्या लिखना है, एक तो कॉन्जुगेट एसिड लिखना है और एक क्या लिखना है, कॉन्जुगेट बेस। तो आप क्या कहोगे सर, कॉन्जुगेट एसिड जब लिखना होता है तो एसिड मतलब ए मतलब एक्सेप्ट कर लो, तो एक्सेप्ट कर लेंगे H प्लस अगर ये ले लेगा तो बताओ H प्लस ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, H2CO3, H प्लस लेने के बाद कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो सर H प्लस डोनेट कर दो, तो डोनेट कर दूंगा तो बताओ ये क्या बन जाएगा, CO3 - 2, लिख सकते हैं ना। तो HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, एसिड लिखना है तो H प्लस ले लो, ए से एक्सेप्ट कर लो, और बेस लिखना है तो H प्लस क्या कर दो आप लोग, निकाल दो। इसी तरीके से अगर मैंने पूछा कि आपके पास HSO4 माइनस है, क्या है, HSO4 माइनस, सर इसका लिखो कॉन्जुगेट एसिड लिखना है और इसका क्या लिखना है, कॉन्जुगेट बेस लिखना है। तो बताओ कॉन्जुगेट एसिड कैसे लिखूंगा, एसिड मतलब एक्सेप्ट कर लो, तो H प्लस ले लूंगा, तो H प्लस लेने के बाद ये क्या बना देगा बताओ, H2SO4, और बेस लिखना है, बेस मतलब डोनेट कर दो, तो डोनेट करने के बाद क्या बना देगा, SO4 - 2, क्लियर है। तो इस तरीके से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आप लोग लिख सकते हो कोई भी, है ना। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा कि SO4 - 2 आपके पास है, अब SO4 - 2 आपके पास है, इसका क्या लिखना है, कॉन्जुगेट एसिड, और क्या लिखना है, कॉन्जुगेट बेस। अब एसिड लिखना है तो आप कहोगे सर एसिड मतलब H प्लस एक्सेप्ट कर लो, H प्लस ये ले लेगा तो बताओ क्या करेगा, एक H प्लस लेगा तो एक नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक बचा रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HSO4 माइनस। कॉन्जुगेट बेस मतलब H प्लस दे दो, अब H प्लस है क्या देने के लिए, नहीं है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं बन पाएगा। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो जो H प्लस ले लें वो तो बना लेंगे, H प्लस ले लेंगे वो तो कॉन्जुगेट एसिड हो जाएंगे, और H प्लस दे देंगे वो उन्हें क्या बोल देंगे, कॉन्जुगेट बेस। तो इस तरीके से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को लिखा है यहाँ पर H2CO3, H2CO3। अब बताओ अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखना है और एक क्या लिखना है, कॉन्जुगेट बेस लिखना है, तो बताओ कॉन्जुगेट एसिड मतलब H प्लस एक्सेप्ट कर लो, ये करेगा क्या एक्सेप्ट, नहीं, ये H प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन सोचो इसका कॉन्जुगेट बेस मतलब H प्लस डोनेट कर दो, H प्लस डोनेट कर दूंगा तो डोनेट कर देगा H प्लस, तो क्या बना देगा, HCO3 माइनस बना लेगा। तो इस तरीके से आप लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आप लोग लिख सकते हैं, जो भी आप लोगों को लिखना है आप लोग लिख सकते हैं ना। तो एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या सुनना ध्यान से, तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा कि विच स्पेशीज, अच्छा एक और चीज आप लोग बताओ यहाँ पर, जैसे मैंने आप यहाँ पर लिखा क्या, सुनना ध्यान से सब बच्चे, मैंने यहाँ पर एक और लिखा H2PO2 माइनस, क्लियर है, H2PO2 माइनस, इसका लिखना है कॉन्जुगेट एसिड और क्या लिखना है, कॉन्जुगेट बेस, क्लियर है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, जो H प्लस डोनेट करता है, जो H प्लस डोनेट करता है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर है हाइड्रोजन तो H प्लस डोनेट कर देगा कि नहीं कर देगा, सॉरी 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 सॉरी, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, जो H प्लस एक्सेप्ट करता है, जो H प्लस क्या करता है, एक्सेप्ट, तो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो H प्लस ले लेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा H3PO2, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सर कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है जो H प्लस डोनेट करता है। अब बताओ ये डोनेट कर सकता है क्या, कर सकता है सर, यहाँ पर H प्लस है कि नहीं है, तो आप कहोगे सर H प्लस निकाल दो डोनेट कर देगा, नहीं नहीं भाई, अभी अभी मैंने बताया, आपको याद हो तो, मैंने कहा था अभी अभी ऊपर बताया मैंने, अगर आपको याद हो, कि जो H3PO2 होता है वो कितना H प्लस निकालता है, केवल एक, कितना निकालता है, एक। तो H3PO2 जो टू वाला होता है वो एक H प्लस निकालता है, तो ये टू वाला है ना, तो टू वाला एक H प्लस ऑलरेडी निकाल चुका हूं, क्योंकि H3 होता है, अब यहाँ पर H2 है तो ऑलरेडी एक निकाल चुका है ना, तो क्या ये और निकालेगा, नहीं सर ये और नहीं निकाल सकता है। तो क्या कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो H प्लस ले लिया, लेकिन कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो H प्लस निकालना पड़ेगा। क्या ये टू वाला कितने निकाल सकता है, केवल एक निकाल सकता है, और वो ऑलरेडी निकाल चुका है, देखो तीन होते हैं, दो दो बचे हुए हैं, तो एक निकाल चुका है, और निकालेगा नहीं, तो इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं बन पाएगा, क्लियर है। तो ये अच्छे से आप लोग देखेंगे, तो आप मुझे आराम से सोच के बताओ, अगर आपके पास है HPO3 - 2, HPO3 - 2, तो अगर मुझे इसका क्या लिखना है, कॉन्जुगेट एसिड और क्या लिखना है, कॉन्जुगेट बेस, तो सर आपने बताया एसिड कैसे लिखेंगे, एसिड जो H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। अब बताओ कौन एक्सेप्ट कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, यस सर, तो एक H प्लस ले लेगा तो क्या बन जाएगा, H2PO3 माइनस,
सर कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जो H प्लस डोनेट कर देगा, कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 3 वाला है, और 3 वाला मैंने कहा था कौन कितने करता है, 2, और 2 ऑलरेडी कर चुका है क्योंकि S3 होता है ना, और 2 कर दिया तो एक ही तो H बचा। तो क्या ये कर सकता है वो, ये और नहीं कर सकता है, ये और नहीं कर सकता है, तो कॉन्जुगेट बेस नहीं बनेगा। तो ये आप लोगों को अच्छे से क्या करना है बेटा, याद रखना है। क्लियर है? चलो तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बनाता हूं। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया, विच स्पीशीज कैन एक्ट एज बोथ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कौन सी स्पेशीज दोनों की तरह बिहेव करेगी, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, भाई कौन करेगी बताओ। अगर आप लोग ये देखो HCO3 माइनस को, क्या ये HCO3 माइनस कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, कॉन्जुगेट बेस बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो ऐसी स्पेशीज जो कॉन्जुगेट एसिड भी बना पाए और कॉन्जुगेट बेस भी बना पाए, वो दोनों की तरह बिहेव करेगी। मतलब जो H प्लस ले भी पाए और दे भी पाए, जो H प्लस ले भी पाए और दे भी पाए, तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगी, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों की तरह बिहेव करेगी, है ना। तो यहां पर मैंने ऑप्शन रखे। पहला ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है, CO3 - 2। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है, H2SO4। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है, H2PO2-। और चौथा आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है, HSO4-। तो कौन दोनों की तरह बिहेव करेगी, आप कर देख लो, बताओ। ये H प्लस ले सकता है, यस सर, तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा इसका क्या, HCO3-। क्या ये H प्लस दे सकता है, नहीं, तो दोनों की तरह बिहेव नहीं कर रहा है ना। यहाँ बताओ, अगर मैं बात करूं कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड मतलब जो H प्लस लेता है, ये लेगा क्या, नहीं। लेकिन यह कॉन्जुगेट बेस दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्या बना लेगा, HSO4-। यहाँ बताओ, कॉन्जुगेट एसिड मतलब H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बनाएगा यहाँ पर, H प्लस एक्सेप्ट करने पर H3PO2। कॉन्जुगेट बेस बताओ, अब 2 वाला है, 2 वाला तो एक H प्लस दे सकता है, ऑलरेडी दे चुका है, तो क्या और दे सकता है, नहीं दे सकता है, तो ये भी नहीं करेगा। यहाँ पर बताओ, कॉन्जुगेट एसिड मतलब H प्लस एक्सेप्ट कर लो, H प्लस लेने के बाद क्या बना लेगा, H2SO4। कॉन्जुगेट बेस मतलब H प्लस दे दो, दे दोगे तो क्या बना लेगा, SO4-2, दोनों की तरफ बिहेव कर गया ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो ऐसी स्पीशीज जो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, दोनों की तरह बिहेव, जो H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो ये था ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। तो ये आप लोग नोट कर लें, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। बस थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें, अच्छे से लेक्चर को सुने, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की, है ना। और आयनिक पढ़ने के बाद, ये मेरी गारंटी, अगर आपने आयनिक पढ़ा यहाँ से और अच्छे से उसको रिवाइज किया, एग्जाम में आप लोगों का आयोनिक इक्विलिब्रियम का तो क्वेश्चन आप लोगों को तो गलत नहीं होने वाला है, वो तो 100% आप लोग कर आएंगे। और ये ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आप दूसरे बच्चों से क्या निकल सकते हैं, आगे निकल सकते हैं, क्योंकि आसान चीजें तो हर बच्चा कर लेता है ना। बच्चा क्या करता है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट हुआ, आयनिक इक्विलिब्रियम हुआ, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, ऐसे चैप्टर वो छोड़ देता है। क्लियर है? और ऐसे चैप्टर छोड़ देगा तो हमारे सामने उनसे आगे निकलने के चांसेस हो जाएंगे। तो अच्छे बच्चे यही करते हैं, सारे चैप्टर को अच्छे से बनाकर जाते हैं। और जो डिफिकल्ट चैप्टर होंगे, डिफिकल्ट तो हालांकि कुछ भी नहीं होता है अगर आपको समझ में आ जाए चीजें। अगर पेशेंसली आप लोग पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। और केमिस्ट्री तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, भले वो नीट हो या फिर IIT हो, सबसे कम टाइम में। बस आपको पढ़ने अच्छे से आना चाहिए कि किस तरीके से केमिस्ट्री हम लोगों को पढ़ना है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आर्यनियस ने बोला जो H प्लस देते हैं एसिड, जो OH- देते हैं वो होते हैं बेस। ब्रोशेल ने बोला जो H प्लस देते हैं उन्हें एसिड, और जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बेस, है ना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इनकी लिमिटेशन क्या थी। तो ब्रोंस्टेड लोरी की अगर हम लोग बात करें किसकी, तो इनकी लिमिटेशन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लिमिटेशन किसकी इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया आरएनएस की, है ना। उनकी लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो एसिड होते हैं जो H प्लस देते हैं और बेस क्या होता है, H प्लस लेते हैं,
तो एसिड बेस बताने के लिए कंपाउंड को आपस में रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो कंपाउंड को जब आप लोग रिएक्ट कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। क्लियर है। और कई एसिड बेस रिएक्शन ऐसी होती है जो बिना H प्लस के ट्रांसफर के हो जाती है। तो जब कुछ रिएक्शन बिना H प्लस के ट्रांसफर के हो जाएंगी तो फिर कैसे एसिड बेस बता पाओगे। क्लियर। तो इनका एक लिमिटेशन हम लोग लिख देते हैं। तो सब्सटेंस इज टर्म एज एसिड बेस, substance is termed as substance is termed as acid base if it react with other substance। अगर दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ही बता पा रहे हैं अदर सब्सटेंस। इतना इंपॉर्टेंट इसका लिमिटेशन है नहीं। क्लियर है। अदर सब्सटेंस। अब मैं आप लोगों को एसिड बेस का एक ऑर्डर लिखवा देता हूं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का हम लोग एक ऑर्डर लिख रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर लिख रहे हैं। ये बार बार आप लोग देखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी, है ना। काफी सारे चैप्टर में ये आता है। तो मैं एक पर्टिकुलर एसिडिक स्ट्रेंथ का आप लोगों को एक ऑर्डर लिखवा रहा हूँ। तो आपको पता लग जाएगा कौन से अच्छे एसिड है और कौन से वीक एसिड है, कौन से बेकार एसिड है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को पता लग गया सबसे अच्छा एसिड जो होगा, जो सबसे ज्यादा काम आने वाला है, वो है FeSO4। उसके बाद HI, HBr, H2SO4, HCl, HNO3, H3O पॉजिटिव, H3PO4, HF। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों एसिड का स्ट्रेंथ है ना, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कौन से अच्छे हैं कौन से बेकार हैं, बार बार देखना ना पड़े। H2S, NH4 पॉजिटिव, HCN। ये अपने आप याद हो जाएंगे जैसे जैसे आप लोग 12th क्लास तक जाएंगे। C2H5OH, H2O, एल्कोहल, C2H2, NH3, C2H4, C2H6 और H2। क्लियर है। तो ये पूरा एक एसिडिक स्ट्रेंथ है। इसमें मैंने कंपेयर किया कि सबसे ज्यादा अच्छा एसिडिक कौन है और कौन बेकार है। तो ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं जनरली ये सारे, ये जनरली ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं वो सारे कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और नीचे जो दो लाइन में लिखे हैं मैंने वो सारे कैसे हैं, ये दो दो लाइन में लिखे हैं मैंने, ये सारे कैसे एसिड है, वीक एसिड है ना। तो मैंने एक ऑर्डर लिख दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का। ये आप लोग एक बार देख लें। अभी समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कंपेयर हम लोग आराम से कर सकते हैं। क्लियर है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मैंने एक ऑर्डर लिखवा दिया है यहाँ पर। चलो, तो ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर। क्लियर है। अब कुछ बेसिक बेसिक चीजें और है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, नीट वाले बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो अभी जो मैं टाइप ऑफ सॉल्वेंट पढ़ाऊंगा तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन IIT वाले बच्चों को सब कुछ पढ़ना है। तो हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर लिख दिया है। तो अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ टाइप ऑफ सॉल्वेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ टाइप ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। क्लियर। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ये इंपॉर्टेंट है। और ये जब आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले तो याद हो ही जाना चाहिए ना। तो H3O पॉजिटिव से जो पहले वाले वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है और H3O पॉजिटिव के बाद वाले जो हैं वो सारे वीक एसिड है। वो सारे वीक एसिड है ना। अब आपको कुछ तो बेसिक याद होना ही चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए HClO4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HI स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 और HNO3 तो आपको पता ही होता है। क्लियर है। H3PO4 कैसा होता है, वीक एसिड होता है। HF वीक एसिड है। एसिडिक एसिड वीक एसिड है। क्लियर है। जिनको येलो कर रहा हूँ वो तो अभी कम से कम याद करो। HCN वीक एसिड हो गया, वाटर वीक एसिड हो गया। क्लियर। तो ये तो कम से कम आप लोगों को याद होना चाहिए। अमोनिया तो आपको पता है बेस होता है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्वेंट। टाइप ऑफ सॉल्वेंट, कौन कौन से टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। टाइप ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। तो पहला है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। पहला आपके पास कौन सा है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट नाम से पता लग रहा है, प्रोटो मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। और फिलिक मतलब होता है लव। तो प्रोटो मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। और फिलिक मतलब क्या होता है, लव। तो ऐसे सोलवेंट जो किसको प्यार करें, H प्लस को, ऐसे सोलवेंट जो किसको प्यार करें, H प्लस को, उन्हें क्या बोल देंगे, प्रोटोफिलिक सोलवेंट।
solvent which have tendency solvent which have tendency to accept H प्लस। तो ऐसे सॉल्वेंट जो H प्लस को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, अल्कोहल, क्लियर है, पायरिडीन, क्लियर, ये कैसे हो जाएंगे, जो H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं, अमाइन। तो ये सॉल्वेंट हो जाते हैं प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। दूसरा जो सॉल्वेंट का टाइप होता है उसे बोलते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, आप लोग चाहें तो ये दोनों चीजें छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटो मतलब वही हो गया प्रोटॉन, और जेनिक मतलब जो क्या कर सके, डोनेट कर सके, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, जो सोलवेंट विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस, विच हैव टेंडेंसी, सोलवेंट विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, डोनेट H प्लस, जो H प्लस डोनेट कर सके। जैसे एग्जांपल आप लोगों की जो भी एसिड है, H2SO4, HNO3, HClO4, है ना, ऐसे सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। थर्ड जो सॉल्वेंट अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो थर्ड हो गया एम्फीप्रोटिक, मतलब जो दोनों के तरह बिहेव कर सके, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, जो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, दोनों की तरह। तो दोनों की तरह बिहेव करेंगे उन्हें क्या बोल देंगे, एम्फीप्रोटिक। H प्लस डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं ना, बहुत की तरह बिहेव करें। जैसे इसका एग्जांपल है पानी, अभी आपको बताया था, पानी, ऑटो प्रोटोलिसिस, याद करो, वाटर, NH3, है ना, ये H प्लस दे भी सकते हैं और H प्लस ले भी सकते हैं, तो इन्हें बोलते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट, ये बेसिक आप लोगों को वैसे ही पता होता है, बस नाम नहीं पता होता हम लोगों को, एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो H प्लस डोनेट ही नहीं कर पाए, जिनके पास एप्रोटिक मतलब H प्लस है ही नहीं, है ना। तो क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट विच नाइदर डोनेट और नाइदर एक्सेप्ट, है ना, नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट H प्लस, ना तो डोनेट कर सके ना ही ले सके। जैसे एग्जाम्पल हो गया आप लोगों के पास, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जनरली जो होते हैं वो एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ना। जैसे आपके पास क्लोरोफॉर्म हो गया, CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, ये कैसे सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट, जो ना तो H प्लस देते हैं और ना ही H प्लस देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री में कि एम्फोप्रोटिक क्या होते हैं, एप्रोटिक क्या होते हैं। पांचवा होता है लेवलिंग सॉल्वेंट। लेवलिंग सॉल्वेंट, तो लेवलिंग सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्वेंट इज विच ऑल एसिड आर कंप्लीटली आयोनाइज, ऐसे सॉल्वेंट जिसमें सारे के सारे एसिड कंप्लीटली क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं लेवलिंग सॉल्वेंट। और इस इफेक्ट को बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, लेवलिंग इफेक्ट, जिसमें सारे आप लोगों के क्या हो जाए बेटा, एसिड आयोनाइज हो जाए। तो लिखते हैं यहां पर हम लोग, सॉल्वेंट इन विच ऑल एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, जिसमें सारे एसिड क्या हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लेवलिंग सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, लेवलिंग सॉल्वेंट, है ना। तो यहाँ पर दो लेवलिंग सॉल्वेंट आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। जो पानी होता है वो H3O पॉजिटिव से ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके लिए लेवलिंग सॉल्वेंट होता है ना। तो H2O इज लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर स्ट्रॉन्गर एसिड, फॉर स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3O पॉजिटिव। तो वो एसिड जो H3O पॉजिटिव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके लिए तो पानी हो जाएगा लेवलिंग सॉल्वेंट। और जो NH3 होता है, NH3 इज लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर वीकर एसिड देन H3O पॉजिटिव। तो अगर आपसे पूछा जाए लेवलिंग सॉल्वेंट पानी होगा कि अमोनिया होगा, तो पानी किन के लिए होता है, जिनके एसिडिक डिस्टेंस H3O पॉजिटिव से ज्यादा है उनके लिए पानी, और जिनकी कम है उनके लिए कौन होगा, अमोनिया। देखो यहाँ पर मैंने लिखवा दिया अगर आपको, H3O पॉजिटिव था ना, तो इससे जो पहले वाले सारे हैं उनके लिए तो वाटर, और बाद वाले सारे हैं उनके लिए अमोनिया हो जाएगा लेवलिंग सॉल्वेंट, क्लियर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने आपको बेसिक आप लोगों को टर्मिनोलॉजी बता दी कि जो जो होता है, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा, तो आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्लियर, आप लोग कर लें, फोटोफिलिक सॉल्वेंट और ये सब, है ना।
तो एम्फीप्रोटिक जो H प्लस दे भी सके और ले भी सके, जो ये काम आएंगे। एप्रोटिक जो ना दे सके ना ले सके। लेवलिंग सॉल्वेंट HCl पॉजिटिव से ज्यादा एसिडिक है तो पानी, और कम एसिडिक है तो अमोनिया। क्लियर है? तो ये हो गई ब्रोंस्टेल-ल्योरी थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। और लास्ट एसिड बेस थ्योरी जो अपने पास आती है वो आती है बेटा लुईस थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड एसिड बेस थ्योरी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, वो कौन सी पढ़ने वाले हैं? लुईस थ्योरी। तो लुईस थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा? तो एसिड क्या होते हैं? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो लोन पेयर क्या करते हैं? एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट लोन पेयर। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एसिड। और वो सब्सटेंस जो लोन पेयर डोनेट करेगा उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? बेस। सर आपने बताया सही बात है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो, लोन पेयर लेगा या देगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर सुनना ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास एक NH3 है ना, जैसे मेरे पास यहाँ पर NH3 है। तो नाइट्रोजन के पास आपको पता है आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है। इसे लोगों के 2,5। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन में? 5। 5 में से 3 बॉन्ड बना लिए, तो एक क्या होगा? लोन पेयर। 5 में से 3 बॉन्ड बन गया तो एक क्या हो गया? लोन पेयर। अब अगर इस नाइट्रोजन की बात करें तो इस नाइट्रोजन का देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, 3 तो बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, और एक लोन पेयर हो गया, तो 6 और 2 8। ऑक्टेट कंप्लीट है, ये अपनी जिंदगी में खुश है। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है बच्चे, उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है बेटा? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। मतलब ये अपनी जिंदगी में खुश है। इसके बगल में BF3 है, बोरॉन, एफ, एफ और एफ। अब बोरॉन के आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3 होता है। और तीनों के तीनों बॉन्ड बना लिए, तो तीनों के तीनों बॉन्ड बना लिए, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके पास इलेक्ट्रॉन है 6। तो बताओ नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर भी है, ये अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। लेकिन बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बोरॉन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन। ये गरीब है कि नहीं है? क्योंकि लुईस ने क्या बोला था? लुईस ने बोला था कि जो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं वो स्टेबल होता है। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ना। अब BF3 के बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों के तीनों बॉन्ड बना लिए, तब भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी भी ये गरीब है कि नहीं है? तो देखो ये जो गरीब है ये इस अमोनिया को देख रहा है, अमोनिया में नाइट्रोजन को देख रहा है, और देखकर इसको लगेगा ना यार अगर मेरे पास भी ऐसा होता तो मजा आ जाता। यस और नो? तो इसको बोरॉन जो है वो इस नाइट्रोजन को देख रहा है, और देखकर क्या सोच रहा है? यार मेरे पास भी अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता तो मैं भी जिंदगी में क्या होता? कुछ। अब ये देखकर नाइट्रोजन को आ जाती है दया, और नाइट्रोजन को आ गई दया, तो नाइट्रोजन क्या करता है? अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लेता है? बोरॉन के साथ। दया आ गई ना, इतना बेकार नहीं है नाइट्रोजन। तो ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लेता है? इसके साथ शेयर कर लेता है। क्लियर है? और कौन सा बॉन्ड बना लेता है यहाँ पर? ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। अब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए ना, दे दिए, तो बताओ अब इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड नाइट्रोजन के, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। और बोरॉन के कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 8। क्या बोरॉन अपनी जिंदगी में खुश हो गया? बिल्कुल हो गया। क्लियर है? तो बोरॉन अपनी जिंदगी में क्या हो गया यहाँ पर? खुश। तो यहाँ पर अब आप लोग देख रहे हैं कि दोनों का ऑक्टेट क्या हो चुका है? कंप्लीट, नाइट्रोजन का भी और बोरॉन का भी, है ना। तो अब क्या होगा कि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर क्या किए? डोनेट किए। नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो पहले से ही कंप्लीट था और देने के लिए लोन पेयर थे। तो वो स्पीशीज जिसका ऑक्टेट क्या हो? कंप्लीट हो, और देने के लिए क्या हो? लोन पेयर, उसे हम लोग बोलते हैं लुईस पेस। भाई दे कौन पाएगा? इसके पास खुद के पास होंगे ना देने के लिए। क्लियर है? और BF3 क्या था? गरीब था, 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसको चाहिए थे इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो जो लेता है, जो गरीब होता है, उसे क्या बोलते हैं? लुईस ऐसे। तो इतना सा याद रखो कि जो भी गरीब होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी, जो इलेक्ट्रॉनों को लेना चाहेगा, उन्हें बोलेंगे लुईस एसिड। और जिनका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा और कम से कम देने के लिए एक लोन पेयर तो हो ही हो, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? लुईस बेस। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लिखा ना एक्सेप्ट लोन पेयर, और लोन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा? जो गरीब होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या फिर इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जगह होगी। और डोनेट कौन करेगा? जो अमीर होगा। जो अमीर होगा और कम से कम देने के लिए लोन पेयर होना, तो उन्हें क्या बोल देंगे हम लोग? लुईस बेस, है ना। तो ये हो गया लुईस बेस और ये हो गया लुईस एसिड। इसी तरह बताओ, अगर मैंने आपको बात की कि NH3 है, NH3 आपके पास है, ये ना NH3 लोन पेयर है कि नहीं है? और आपके पास H प्लस है, H प्लस तो क्या हो गया? बताओ, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते प्लस, मतलब वो भी चला गया।
गरीब है कि नहीं है? तो ये जो अमोनिया ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसको दे देगा, तो ये क्या बना लेगा, NH4 पॉजिटिव। तो जो दे रहा है वो तो क्या हो जाएगा, लुईस बेस, ये तो हो जाएगा लुईस बेस। और जो ले रहा है वो क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। लुईस एसिड। कर सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे BF3 और F-। अब यहां पर मैंने लिखा BF3 और F-। तो BF3 और F- की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होगा, देखो F- है और ये क्या है, BF3। तो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते थे आउटर मोशन में, 7, माइनस मतलब कितना हो गया, 8, कंप्लीट है। और बोरॉन के पास कितने हैं, वही 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बना रहे, 6 है ना। तो ये अपना लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किस में डाल देता है, इसमें। तो बताओ F- देगा इसमें, तो F- देगा तो क्या हो जाएगा, लुईस बेस। और ये लेगा तो क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं F- की, SiF4 +2F-, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं Si4 + 2 कितने हो गए, 6 हो गए, SiF6 और -। क्लियर। तो यहां पर क्या होता है, जो सिलिकॉन होता है, हालांकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बना रहा है ना फ्लोरीन के साथ, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास 3D ऑर्बिटल होते हैं ना, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये क्या करेगा, जो F- होगा ये अपने लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा, ऑर्बिटल में डाल देगा। तो इसने तो दिए, तो इसने दिए तो ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस। और इसने लिए तो ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। क्लियर है। ऐसे कैटायन देखो, Ag++2NH3। NH3 में नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है बेटा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, और देने के लिए लोन पेयर है। और ये बेचारा Ag+ क्या है, भिखारी। तो ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किस में डाल देगा, इसके फ्री ऑर्बिटल में। तो ये तो क्या हो जाएगा, लुईस एसिड ले रहा है ना, और जो देगा उसे क्या बोल देगा, लुईस बेस। तो ये क्या बना देते हैं, ये बना लेते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, है ना। Ag+ है ना, तो प्लस आ गया। तो बताओ जो ले रहे हैं उन्हें तो लुईस एसिड लेगा कौन, जो गरीब होगा या फिर फ्री ऑर्बिटल होंगे लेने के लिए, है ना। और जो दे रहे हैं, देगा कौन, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और देने के लिए लोन पेयर हो, तो उन्हें हम लोग क्या बोल देंगे, लुईस बेस। तो जो लेते हैं वो एसिड और जो देते हैं वो बेस। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कौन कौन से लुईस एसिड है और कौन कौन से लुईस बेस। क्लियर है। तो लुईस एसिड और लुईस बेस हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड। तो लुईस एसिड मैंने बोला था जो क्या होंगे, गरीब, है ना, जिनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, जो लेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जितने भी कैटायन होंगे, जितने भी कैटायन होंगे वो सब भिखारी होंगे ना, तो वो क्या हो जाएंगे, लुईस। जो कैटायंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड। जैसे क्या हो जाएगा कैटायन, Na+, E+, Fe+3, Cu+2, Ag+, एक्सेट्रा। तो जो कैटायन होते हैं, जो कैटायन होते हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, लुईस एसिड। दूसरा क्या होगा, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, जिनका ऑक्टेट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। जनरली क्या होगा बताओ, अगर मैं बोरॉन फैमिली की बात करूं तो बोरॉन फैमिली के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, और तीनों के तीनों बॉन्ड बना लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके पास, 6। तो ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं। तो जनरली जो बोरॉन फैमिली के कंपाउंड होंगे, है ना, कंपाउंड ऑफ बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली, जनरली ना बोरॉन फैमिली क्या होती है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। क्लियर है। तो इनका ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि 3 ही है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड भी बना लिए तब भी 6 हो गए। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो क्या क्या आ जाएगा, BF3, AlCl3, है ना। और भी कौन हो सकता है, ZnCl2। जिंक ने देखो 2 बॉन्ड बना रखे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, FeCl3। तो ये सारे ऑक्टेट क्या है बेटा, इनकम्प्लीट, है ना। तीसरा क्या होगा, वो स्पेशीज जो अपने फ्री ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले सके, जो अपने फ्री ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, ले सके, है ना। तो मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल अगर खाली होंगे तो ये भी लोन पेयर ले सकते हैं ना। तो इनके एग्जांपल आपको ज्यादा जरूरत जाने की जरूरत नहीं है, जैसे SiX4, एक्स हो गया ना हेलोजन, GeX4। क्लियर है। तो ये ले सकते हैं ना। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है, जब कार्बन फैमिली है, कहे सीता जी, तो ये सीता हो गया, ये जी हो गया, तो सीता जी के हैलाइड, जर्मेनियम के हैलाइड, ऐसे ये जो भी होंगे,
ये क्या कर सकते हैं, इनके पास डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं फ्री डी ऑर्बिटल में, है ना, और जो लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। और फोर्थ पॉइंट क्या है, मोलिक्यूल या molecule having multiple bond, molecule having multiple bond between atom, molecule having multiple bond between atoms of different electronegativity, एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मैंने बात की किसकी, जैसे मैंने बात की SO2 की, जैसे मैंने बात की SO3 की। तो अगर आपके पास SO2 है, अगर आपके पास क्या है, SO3 है, अगर आपके पास क्या है, CO2। अब मैं CO2 की बात करूं तो CO2 में क्या होगा, C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो तो पोलरिटी आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा, ये पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, ये भी खींचेगा पार्शियल नेगेटिव। तो बताओ इस कार्बन के ऊपर, बेचारे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा आ रहा है ना, दोनों तरफ से ऑक्सीजन खींच रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड से, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड, भिखारी हो जाएगा, गरीब हो जाएगा ना। तो जितने भी कैटायन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जो जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, और जिनमें डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड, तो SO2 SO3 CO2, SO2 SO3 CO2, ये क्या हो जाएंगे आप लोगों के पास, लुईस एसिड। इसी तरीके से लुईस बेस लिख सकते हैं। लुईस बेस आपको बताया था जो अमीर होंगे, लुईस बेस क्या होंगे, जो अमीर होंगे। तो अब लुईस बेस की बात करूंगा, जो अमीर होंगे, अमीर क्या होंगे, मतलब जिनका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो, देने के लिए कम से कम एक लोन पेयर हो। तो पहला क्या होगा, वो कंपाउंड जिनका ऑक्टेट क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, एंड और क्या हो, कम से कम एक लोन पेयर तो है ना, एंड कंटेन मिनिमम वन लोन पेयर, एंड कंटेन मिनिमम वन लोन पेयर, ताकि वो दे पाए। जैसे आपके पास क्या है, देखो वाटर, वाटर में ऑक्सीजन का देखो ऑक्टेट कंप्लीट है और देने के लिए लोन पेयर भी है। एक एचट अगर आर लगा दो, एल्कोहल के पास भी है, दोनों एचट अगर आर लगा दो, इसे ईथर बोलते हैं, ईथर के पास भी है। कर लोगे या नहीं कर लोगे, अमोनिया तो बताया था NH3, एक एचट अगर आर लगा दो, अमाइन बन जाता है RNH2। तो इन सभी के पास क्या है, देने के लिए लोन पेयर है, इन सभी के पास देने के लिए क्या है, लोन पेयर। और देने के लिए लोन पेयर, इसका मतलब क्या है, लुईस बेस। RSH हो गया, H2S हो गया ना, H2S हो गया, तो ये सारे क्या है, लुईस बेस। दूसरा क्या है, जो एनायन होंगे, जो एनायन होंगे वो भी तो दे सकते हैं ना। तो जो एनायन होंगे वो भी क्या होंगे, लुईस बेस। जैसे Cl माइनस हो गया, RO माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, NO3 माइनस हो गया, SO4-2 हो गया, तो ये सारे दे सकते हैं ना। SO4-2 हो गया, तो ये सारे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये हो गया लुईस बेस। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, लुईस एसिड और लुईस बेस, नोट कर लें। तो लुईस कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो लेंगे, जो गरीब होंगे उन्हें लुईस एसिड, और जो देंगे, देंगे कौन, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो और देने के लिए कम से कम एक लोन पेयर हो, उन्हें क्या बोल देंगे, लुईस बेस। SO2 SO3 CO2, SO2 SO3 CO2, ये क्या है बेटा, लुईस एसिड है ना। लुईस बेस आप लोगों को पता लग गया। तो किस तरीके से आप लोग एसिड बेस कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एसिड और बेस देखते हैं, कौन से एसिड और कौन से बेस हैं, वो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताता हूँ। क्लियर है। तो सम इम्पोर्टेंट ऑर्डर हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। वैसे मैं आप लोगों को ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं सम इम्पोर्टेंट ऑर्डर, सम इम्पोर्टेंट ऑर्डर जो आपको पता होना चाहिए ना। तो अगर मैं कार्बन फैमिली की बात करूं, तो कार्बन फैमिली सभी बच्चे जानते हैं, कार्बन फैमिली क्या होता है बेटा, कहे, सीता, जी, सुने प्रभु, ऐसे है ना। तो इस फैमिली की क्या हो जाएगा, हाइड्राइड, CH4, SiH4, GH4 कर। कार्बन के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फैमिली होती है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, कर लोगे। तो इनके हाइड्राइड क्या हो जाएंगे, NH3, PS3, ESS3, SbS3, पढ़ सकते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, पढ़ा है ना। तो इसके हाइड्राइड क्या हो जाएंगे, H2O, H2S, H2SP,
H2T, और ऐसे ही कौन होता है, हेलोजन। ऑक्सीजन के बाद फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, तो हो जाएगा HF, HCl, HBr और HI। तो ये मैंने किस फैमिली के हाइड्राइड लिखे हैं, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन से रिएक्ट करके, एक तो कार्बन फैमिली का, एक नाइट्रोजन फैमिली का, एक ऑक्सीजन फैमिली का और एक हेलोजन फैमिली का। क्लियर है, ये मैंने हाइड्राइड लिखे। अब इसमें क्या होता है, अगर आप लोग इन हाइड्राइड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इधर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको पता है कि जो NH3 होता है वो बेस होता है, H2O जो होता है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, और HF एसिडिक होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है ना। क्या हो रहा है, इंक्रीज। एसिडिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होगी तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इस H+ को निकालना क्या हो जाएगा, आसान। तो HF इन सभी में से अगर मैं एक पीरियड की बात करता हूँ, इसमें पीरियड की बात करता हूँ, तो सबसे अच्छा एसिड कौन हो गया यहाँ पर, HF। इस पर्टिकुलर CH4 NH3 H2 और HF में से सबसे अच्छा एसिड कौन हो गया, HF। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फ्लोरीन की ज्यादा है, वो खींचेगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, H+ निकालना क्या हो जाएगा, आसान। अब जनरली जो चीज एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती थी, वो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो जाती थी। क्लियर है, लेकिन यहां पर एक चीज यहां पर देखेंगे, बताओ, यहां तो इंक्रीज हुआ है एसिडिक कैरेक्टर। अगर मैं टॉप टू बॉटम चाहता हूं, HF, HCl, HBr, HI, H2, H2S, H2S, H2T, टॉप टू बॉटम, तो होना क्या चाहिए था, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ गया। पर यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पर एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, नीचे जाने पर भी इंक्रीज। और नीचे जाने पर इंक्रीज क्यों होता है, उसका रीजन क्या देते हैं हम लोग, HF, HCl, HBr और HI। तो हम कहते हैं H और F, यहाँ पर दोनों छोटे हैं। H छोटा, Cl क्या हो जाएगा, बड़ा। H छोटा, Br क्या हो जाएगा, बड़ा। H छोटा, I क्या हो जाएगा, और बड़ा। तो बताओ कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, HI वाला बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा तो H+ दे देगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक फैक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी, तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो ये पूछ सकता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, केवल हाइड्राइड में बात कर रहा हूँ। लेफ्ट टू राइट जाने पर भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा, और टॉप टू बॉटम जाने पर भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा। लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर क्यों बढ़ा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ रहा था। टॉप टू बॉटम जाने पर क्यों बढ़ा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही थी। क्लियर है, तो एक एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर तो आप लोगों का ये हो गया। दूसरा, अगर मैं ऑक्सी एसिड की बात करूं, है ना, तो दूसरा अगर मैं आप लोगों की बात करता हूं, किसकी, ऑक्सी एसिड की, ऑक्सी एसिड। तो अगर मैं ऑक्सी एसिड की बात करता हूं, तो ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, जिनके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा हो, ऐसे कंपाउंड जिनके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा हो उन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड, है ना। तो ऑक्सी एसिड जैसे बोरोन का क्या हो जाएगा, बोरोन का मैंने यहां पर लिखा H3BO3, बोरिक एसिड। देखो इसके साथ, बोरोन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सी एसिड है। कार्बन का ऑक्सी एसिड क्या होता है, कार्बन का ऑक्सी एसिड होता है H2CO3। नाइट्रोजन का क्या होता है, HNO3। ऑक्सीजन का क्या होगा, क्योंकि ऑक्सी एसिड बनते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़कर, तो इसका हम लोग कुछ लिख नहीं पाएंगे ना। इसी तरह अगर नाइट्रोजन फैमिली के नीचे जाऊं, तो नीचे जाऊं तो नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, फॉस्फोरस, ये हो जाएगा HPO3। फॉस्फोरस के नीचे क्या आता है, आर्सेनिक, तो ASO3। आगे अगर मैं जाता हूं, तो आगे जाता हूं तो फॉस्फोरस के बाद कौन आता है, सल्फर, H2SO4। इसके नीचे क्या आएगा, H2SeO4। अगर मैं हेलोजन पर जाता हूं, तो हेलोजन का क्या आ जाएगा फिर, HClO4। सल्फर के बाद क्लोरीन, फिर HbRO4, फिर HiO4। इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, ऑक्सी एसिड। ये किसका है, बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, है ना, ऑक्सी एसिड। अब क्या होगा, अगर मैं इसमें लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, एक पीरियड में लेफ्ट टू कहाँ जाता हूँ, राइट, तो आपको पता है H3BO3, ये कौन सा एसिड होता है, बोरिक एसिड, वीक होता है ना, बोरिक एसिड, ये वीक एसिड है। H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये भी कैसा एसिड है, वीक एसिड है। HNO3 आपको पता है नाइट्रिक एसिड, ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो आप लोग देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। H3BO3, H2CO3, HNO3 स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना, वीक से। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ओके एसिड में। और लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रहा है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर आपको बताता है एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्योंकि जो चीज लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, वो चीज टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, डिक्रीज। एक चीज को छोड़ दो हाइड्राइड वाले को, तो उसमें कुछ अलग था, है ना। क्लियर। और लास्ट अगर मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करूं, तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, बेसिक स्ट्रेंथ की,
तो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो आप लोग पढ़कर आए हैं एल्कली मेटल, है ना, लीना की रफ से पर याद। तो इसके साथ क्या बनेगा, LiOH, NOH, लीना की EOH, रब से फरियाद। फरियाद फ्रोंशियम तो क्या हो गया, फ्रोंशियम तो रेडियो एक्टिव हो गया, इसे लिखो। फिर क्या आ गया, बेटा मांगे, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, है ना। क्लियर है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या आ गया, कर सकते हो, तो ये नेक्स्ट आ गया लिथियम बेरिलियम, फिर आ गया बोरोन। तो बोरोन क्या होता है, बोरोन का BOH का ऑल्ट्राइज, एल्यूमिनियम का AlOH का होता है, बैंगन आलू गाजर इन है ना। अब ये तो क्या हो गया एक्चुअली में, ये जो BOH का ऑल्ट्राइज है ये तो एक्चुअली में H3BO3 है ना, देखो। और H3BO3 तो बोरिक एसिड होता है, तो बेस है या एसिड है, एसिड है, तो H3BO3 बोरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है, सुनना ध्यान से, जब मैं नीचे जाता हूँ, जब मैं क्या जाता हूँ नीचे, तो वही सीजियम का साइज तो क्या हो गया, काफी बड़ा, और OH का साइज कैसा होगा, छोटा, तो जल्दी टूट जाएगा ना। तो कौन जल्दी OH माइनस देगा, नीचे वाला। तो नीचे जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब क्या होता है जनरली, जो ये वाले कंपाउंड है जो मैं बना रहा हूँ, क्लियर, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। ये काफी ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है काफी ज्यादा। NaOH, KOH, RbOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, सबसे ज्यादा इनमें से सीजियम हाइड्रोक्साइड, अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, इनमें बेरियम हाइड्रोक्साइड है ना। अच्छा, अगर आप लोगों का इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड मानकर ही करेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक कैरेक्टर का होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है ना। तो जनरली सोडियम से सीजियम तक, और यहाँ पर कैल्शियम से बेरियम हाइड्रोक्साइड तक, ये सब क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहां पर हम लोगों ने एसिड बेस थ्योरी क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से करेंगे, और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डाउट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम लोगों ने 3 एसिड बेस थ्योरी पढ़ी। पहले पढ़ा आरएनएस, आरएनएस से क्या बताया कि जो H+ डोनेट करते हैं वो एसिड, और जो OH माइनस डोनेट करते हैं वो हो गया बेस। रोस्टेल लॉरी ने क्या बताया कि जो H+ डोनेट करेंगे वो एसिड, और जो H+ एक्सेप्ट करेंगे वो बेस। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट था, वाटर इज एक्ट एज एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा था अकॉर्डिंग टू रोस्टेल लॉरी। और अगर मैं किसकी बात करूं, लुइस की, तो जो गरीब थे, गरीब कौन होंगे, जो लोन पर लेंगे, जिनके पास कमी होगी, उन्हें जो लोन पर लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लुइस एसिड। और जो अमीर थे, अमीर क्या होगा, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और देने के लिए लोन पेयर हो, उन्हें क्या बोलते हैं, लुइस बेस। तो इस तरीके से आप लोग एसिड बेस थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।